बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई आरिफ अलवी साहब, कासिम सूरी साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया गया है, जबकि ANP, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से वफाकी हुकूमत की इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब की जानिब से भी कहा गया है कि ये जो वफाकी हुकूमत का फैसला है, इससे लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, आज जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है, उस पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से कहा गया है कि अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो ये बहुत सारे लोगों पर लगेगा। देखें जी, बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, जो हमारी सियासी फ़ज़ा है उसमें। लेकिन यह है कि मैं इस पर तबसरा अब बार बार तो अच्छा भी नहीं लगता। ये बात मैं बार बार दोहराऊं कि ये सिस्टम जा रहा है या सिस्टम जा चुका है, और ये भी बार बार मैं कहता हूँ अच्छा नहीं लग रहा है। ये जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा सिस्टम। और ये भी जुमला जो काफ़ी अर्से पहले कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उस पर कोई फर्दर नहीं किया कि खान साहब के बाद एक ब्लैक होल होगा जब, और उसके बाद कोई आगे पॉलिटिकल अरेंजमेंट या सेटअप या जो भी चीज़ होगी वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की होगी। और वो नज़र आ रही सारी चीज़ें। और जो बुनियादी 3 इश्यूज़ हैं हमारे रियासत के, जो कि सिक्योरिटी है। कल एक वाक़या हुआ है रात को जिसको नाकाम बनाया गया, दहशतगर्दी का एक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया। उसमें कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ, बड़ा सानिया नहीं पेश आया। लेकिन यह है कि मईशत और इस्तेकाम और उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट फैलता हुआ, उस तरफ तो किसी की इस अरेंजमेंट में तवज्जो नहीं है। बाकी जो बातें हैं वो देखें, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मतलब मुझे तो इस बात पे अभी तक मुझे इस बात पे गुमान है कि ये नवाज शरीफ साहब इसको से जो मंसूबातें हैं सारी शायद वो ऐसी ना हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि ये बात जो है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह साहब ने बात की आज। और देखें, मैंने वही बात की ना कि सियासत में जो है वो, अब मुझे बताएं कि तमाम मुल्क में इस वक्त आप कहें कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अख्तर मेंगल साहब की जमात की कितनी सीटें होंगी, तो शायद उसके ऊपर सवाल उठे कि भाई उनका तो एक स्पेसिफिक बलूचिस्तान या बाकी जो इलाके हैं उनके कुछ KP वगैरह, लेकिन उनके वालिद सरदार अताउल्लाह खान मेंगल या जिनसे बड़ी मुलाकातें रहीं, और उनके भाई एक लापता हुए, और ये जो लेगेसी, या महमूद खान अचकज़ई साहब के वालिद को हम जब का जिक्र करते हैं, तो बात यह है कि आप रहते कहते हैं तारीख में, ये तो सियासत आए, एक सीट जीत गए, दूसरी सीट फलां। सियासत में आप कैसे रहते हैं, कैसे आपको याद रखा जाता है? नवाबजादा नसरुल्लाह खान जुनीजो साहब को कैसे आज तक, मोहम्मद खान जुनीजो, उनको कैसे लोग याद रखते हैं? बात ये होती है कि मतलब ये जो है ना, बहुत, अगर तो ये बात दुरुस्त है कि पाबंदी लगाने का फैसला, और अताउल्लाह तारड़ साहब ने बात की, तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया कि ये भी कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है वो फिर जाहिर है कि वो खबरें आनी शुरू हुई, फिर मुझे तो नहीं समझ आया कि ये कैसे मुमकिन है, मतलब बिल्कुल। और देखें, ये सिस्टम जो है ना, ये तो ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल इसका ढांचा मुर्दा, एक दफनाने की बस है, 4 घंटे को दफनाया जाए। उसकी वजह ये कि ये, मैं कोई गैर आईनी बात नहीं। देखें, मुशर्रफ साहब को देखें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरी उनके बारे में बहुत, उन्होंने उनके ऐसे काम हुए उनसे चंद जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन मैं उनको उस तरह से नहीं लेता जिस तरह अमूमन लोग अपने नंबर टाँकने के लिए कुछ शख्सियात उनका जिक्र करती हैं। मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी गलतियाँ माफ़ फरमाए, हम सब की भी। 12 अक्टूबर को जब 1999 में उन्होंने यानी इनकी हुकूमत बरतरफ हुई, तो जो आर्टिकल 6 है उस पर नहीं लगा।
बल्कि आर्टिकल 6 लगा, जब इमरजेंसी उन्होंने लगाई तो उस पर आर्टिकल 6 लग गया। बात यह है कि ये हमारे जो आइन है ना, जो इस तमाम लोग आप देखें कि यानी असद साहब भी वो बात करते हैं कि हमें बैठ के तय करना होगा कि मुल्क ने आगे कैसे जाना है। वही बात शायद खान अब्बासी भी करते हैं, वही बात सारे लोग करते हैं कि भाई हमें बैठ के तय करना होगा कि आगे कैसे चलना है। उसका इतना कचूमर निकाल दिया है 73 के आइन का, इन्होंने इतना कचूमर निकाल दिया उसके कि किसी को याद भी नहीं होता। जब पता जिस इलेक्शन जिसमें यही ना पता हो कि इलेक्शन का ऐलान किसने करना है, और वहाँ जब एक इंतहाई खौफनाक जगह पे खड़े हो जाए ना मुल्क जाके, तो आइन खामोश हो जाता है अचानक। आइन भी अजीब व गरीब आइन है, वो खामोश है, इसके बारे में आइन खामोश है। अब मसला एक कानून साजी होगी, एक नई कानून साजी होगी, वो उधर से ऐसे होगी, वो पार्लियामेंट, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म का मलगूबा बना हुआ है। और उसके नतीजे में ना आपकी ये बाहर से इन्वेस्टमेंट्स रुक गई सारी। और मैं जो अब खुल के बात कह देते हैं ना, मशरिक़ व मगरिब और शुमाल, जो मैं कह रहा था, मशरिक़ यानी चाइना और मगरिब यानी अमेरिका और बाकी ममालिक, और आपके बरादर ममालिक जो हमारे बरादर और गैर बरादर जो भी हमारे हैं, जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, वो तमाम ममालिक जो हैं इस अरेंजमेंट को वो नहीं इंडोर्स कर रहे। इतनी बेचैनी, और शख्सियात के बारे में भी उनके जो तासुरात हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये इनको खुद भी पता होना चाहिए। अब मसला ये कि ये किस तरह से मुमकिन है। पाकिस्तान पीपल, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या बात करते हैं, खुर्शीद शाह साहब। तो देखिए सियासत में रहते हैं ना, फिर ये बातें रह जाती हैं। ये एक MNA, आपका ख्याल से खुर्शीद शाह साहब जो है उनसे हज़ार इख्तलाफ करें आप, वो एक MNA की सीट या MPA की सीट उनको चाहिए इस मरहले पे, या वो अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत को उठा के क्या क्या इनको, मुझे तो समझ नहीं आया। और बल्कि इंतहाई मोहतरम है राना सनाउल्लाह साहब भी, बाकी लोग भी क्या बात कर रहे हैं। आपको पता है आइन इस वक्त जो फैसला आया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये 8-5 नहीं है, ये 11-2 है। ये फैसला 11-2 का फैसला है। और इनको शायद ये भी किसी ने नहीं बताया कि फाइजा साहब भी इनके फेवर, इन्होंने, मुझे नहीं पता कि फैसला पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, उसके अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है ना। फाइजा साहब इनकी फेवर में नहीं गया फैसला। फाइजा साहब का जो नोट है वो इनको पहले तो ये ज़रा थोड़ा सुकून से, और ये इलेक्शन फिर होंगे, मुल्क ने आगे जाना है, सियासत है, इतना पैनिक होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, इस वक्त मतलब है कि वो आप सुकून से, जो बाकी मामलात हैं, IMF के साथ अभी बात करनी है आपने, वो पता चला कि वो रुक गए, उन्होंने कहा ये पीछे क्या हो रहा है भाई, तो आगे चलें आराम से सुकून से, ये तो कोई बात नहीं। यार आपको पता है कानूनी सिचुएशन क्या है इस वक्त, कानूनी जो यानी इनके बारे में तो बात, किसी पार्टी के बारे में बात नहीं हुई है। सिस्टम जो मैं कह रहा हूँ ना, सिस्टम वो इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट उनको किया है इलेक्शन कमीशन को कि आपने इलेक्शन सही तरह से नहीं करवाया, तो वो एक अदारे के ऊपर सवाल उठ गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, एक सियासी जमात है, थी और है, तो थी अगर है, थी तो इसका मतलब है कि वो फिर उसमें वो किधर गया, वो इंटर पार्टी इलेक्शन, और फिर वो बाकी सारे, इसमें कहना कई, इसमें कहते हैं थ्रोन अंडर द बस। तो बात ये है कि मैं जो बात कह रहा हूँ ना, तो उसको अगर आप देखें, अब देखें 9 मई के मुकदमा, संजीदा मुकदमात हैं, उसमें आज मेरे ख्याल से लाहौर से जो है वो पेशी वगैरह, वो उसमें वो हुई, हाजिरी वगैरह लगी खान साहब की, और बाकी लोग भी अदालतों में जा रहे हैं और मुकदमात चल रहे हैं, और उसमें अभी तक ज़ाहिर सज़ाएँ नहीं हुई, और बाकी तो मुकदमात में वो बरी हो गए हैं, इनको नहीं पता, बरियत हो गई है। उस दिन यही था ना कि रिहा हो जाएंगे, तो दूसरा मुकदमा डल गया, तो मुकदमा चलेगा ना, वो बरी हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोबारा बानी सिर्फ नहीं है, बल्कि दोबारा चेयरमैन है, बन सकते हैं कानूनी तौर पे, वो सजा याफ्ता नहीं है इस वक्त, इनको यही नहीं पता। लेकिन इसका देखिए ना, उनके ऊपर जो अभी मुकदमा चल रहे हैं ना, फैसले में तो जो था वो तो ख़त्म हो गया ना, फैसला उड़ गया। अब इशू ये है कि वो उसमें
जो है वो सियासी तौर पे मुकाबला करें, एक बेहतर सिस्टम बना के जमहूरियत का आगे लोगों को डिलीवर हो। ये तो खिचपिच हो गया सारा। और आप ये जो मैंने बात दोहराई आपको की मैंने कि वो उनको जो इमरजेंसी प्लस लगाई उन्होंने, जो इमरजेंसी प्लस कहा जाता है, वो भी वैसे 8-5 का फैसला था, वहाँ पर भी 8-5 का एक मामला था जैसा बन गया। ये 8-5 की जो है ना, ये कुछ अजीब सा मामला। बहरहाल अच्छा, तो वो जो है वो उस वक्त ये हुआ कि यानी मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ कि उसमें कि ये जो इस बात पे आई नहीं, ये आर्टिकल 6 ये जो कासिम सूरी साहब वगैरह के ऊपर तो एक आया हुआ है एक और, मगर जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए ये आर्टिकल 6 नहीं है। इसको लीगल कवर कैसे मिलेगा कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ, तो कैसे वो देखे ना कैसे खिंचता गया, नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, उधर उस वो। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसपे यानी वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बात की कि आर्टिकल 6 तो फिर बहुत लगेंगे ना, वो तो फिर आप छोड़ दें। इशू ये है कि पॉलिटिकल मामलात को, सियासी मामला तो एक तो अदालतों में नहीं लेके जाना चाहिए था। फॉरेन फंडिंग वाली बात भी वो उन्होंने कहा ख़त्म हो गई, वो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा बैरिस्टर गौर, लेकिन मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि वो असल में चेयरमैन उस वक्त वो एलिजिबल हैं, इसलिए शायद वो उन्होंने सोचा है और देखे प्रीएम्प्ट किया है, और प्रीएम्प्ट करके नवाज शरीफ साहब ने अक्रॉस द बोर्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे मुमकिन है कि अब आज की दुनिया में अपने ओपन मतलब है आप कहें कि पाबंदी लग रही है और आर्टिकल 6 में फांसी की सजाएं लगवाएंगे आरिफ अलवी साहब को, या क्या कासिम सूरी, क्या मतलब है कि इसमें थोड़ी सी जो है ना, मतलब कोई ऐसा केस इस्तिगासे का बनाएं, कोई तगड़ा सा केस ढूंढें, उसकी प्रोसिक्यूशन प्रॉपर अंदाज में करें और वो पॉलिटिकल ना लगे, वो ऐसा लगे कि भाई इमरान खान की 8, 10, 12, 15, 20 जायदादें बाहर मौजूद हैं। अब 190 मिलियन वो भाई किधर है, वो कहाँ है, अकाउंट होगा ना, वो गलती हुई है ना उसमें, वो जो किया फेवर किया वो ठीक है, वो एक कैबिनेट के अंदर फेवर किया और वो पैसा वापस आया और वो बिल्कुल ठीक है वो वहाँ तक, मगर वो अब उसको ये भी कह सकते हैं ना कि वो पैसा कहीं पड़ा तो है ना, 190 मिलियन अगर कहीं पड़ा है तो हमें बताएं कहाँ पड़ा, वो कौन से अकाउंट में, तो इधर ही है। और वो ठीक है एक फेवर दिया और एक बड़ा मतलब मैं उसकी बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा वो जो है, लेकिन वो भी उसमें भी ख़त्म हो गया वो केस। इसी तरह से जो साइफर है वो भी ख़त्म हो गया। तो अब वो कानूनी तौर पे अब ये कि पाबंदी लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा, ये तो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें हैं। इनको शायद ये नहीं पता कि जो है ना वो नहीं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब दोबारा रजू करें अपने इस फैसले पे और सियासी मामलात को सियासी तौर पे हैंडल करें। जो भी शख्सियात साद रफ़ीक साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, इमरान खान साहब के, ये बड़े आपस में इनकी अच्छे रवाबित रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, बाकी लोग वो रब्ता करें उस तरफ से और बात करें और बैठें और मुल्क को आगे लेके चलें। ये कहाँ, और पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो बड़ा आराम से इसमें बैठेगी। आइन और कानून पे कभी वो 73 के आइन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती पीपल्स पार्टी, करेगी तो फिर वो, ये तो छोटे मोटे हैं ना, मैंने कहा हुकूमतें आई गई हैं, मैंने कोई जीता कोई क्या, वो आगे लॉन्ग टर्म सियासत में नवाज शरीफ साहब भी इस पर गौर करें। बड़ी मुश्किलों से वो जो अदालत पे हुआ था शहजाद अली शाह साहब के दौर में, बड़ी मुश्किलों से लोगों के जहनों से वो चीज़ गई है और दोबारा आनी भी नहीं चाहिए। और जो भी कुछ हो वो आइन और कानून के तहत हो और अदालतों का एहतराम हो। लेकिन आइन का सत्यानाश इतना हो गया, मैं वही बात कहता हूँ ना कि आइन का भी नहीं समझ में आता ना। वो कहते हैं आप पाकिस्तान में बचा लें अदालत का फैसला, अच्छा ओ भाई ये कहते हैं यानी कि अजीबो गरीब बात है ये, यानी अदालत का फैसला जो है यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है यानी अदालत में तो नहीं कि आर्टिकल 6 लगने का सोचते कि मैं समझ नहीं आई, मुझे बात ही नहीं समझ में आ रही, या पाकिस्तान बचा लें या अदालत का फैसले पे अमल दरामद को। भाई वो जज साहिबान है, हमारी सबसे बड़ी अदालत है, मैं जज्बाती हैं, ठंडे सुकून आराम से, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। लेकिन ये कि सिस्टम बहरहाल नहीं चल रहा, जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा और बस ठीक है। और इसमें से बेहतरी ब्लैक होल, अगर ब्लैक होल सकिन कर देता है वो सारे, पर दूसरी तरफ एक बड़ी सुहानी सी होती है मेटावर्स की दुनिया तलू नहीं होती है, तो वो मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है।
अच्छा, अब इसमें जो है वो तो ये देखते हैं कि भी क्या है, बहरहाल ये तसादुम से बचें, फिर वही बातचीत करें। अचकज़ई साहब आएँ दरमियान में, मेंगल अख्तर मेंगल को डालें, मतलब कोई भी ऐसी शख्सियत दरमियान में आ जाए, हाफिज़ नईम साहब को डालें बीच में, या ख़ुद करें। ये इस तरह से नहीं होता मामला। तो मुल्क के आगे जाने सिक्योरिटी का मैं आपसे कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट। फिर रात को वाक़या हुआ है KP के अंदर दोबारा, बहुत सारे वाक़े तो सामने आते भी नहीं है ना, वो तो हर वक्त चल रहा होता है कि जी आप कौन सी खबर को वो पकड़ लेते हैं, उधर ही कोई अटैक का प्लान हो रहा होता है, कोई मुल्क आपका। अच्छा, तो अब रात को मुझे नहीं पता कि क्या आज फिर शायद पेट्रोल बढ़ने की खबरें आ रही हैं रात को 15 तारीख, अल्लाह खैर करे। कल हम ये डिस्कस ना करें, लोगों में सकत नहीं है, पेट्रोल की कीमत रात को ये ना ही बढ़ाएं तो बेहतर है। लोगों में बिल्कुल सकत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नहीं बढ़ाएंगे आज। दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं तो बड़ी दुनिया में ये बराह रास्त पाकिस्तान के, मैं हमेशा बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे असरअंदाज होंगी, और हम अगर उलझ गए तो बाहर के मामला हमारे ख़राब होंगे। और इस वक्त हम चूँकि उलझ गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त जो है वो मिल्वाकी विस्कॉन्सिन स्टेट में जो है वहाँ पे रिपब्लिकन कन्वेंशन शुरू हो गया है। अच्छा, रिपब्लिकन कन्वेंशन शुरू हो गया है और उसमें ये 3 दिन जारी रहेगा, और ये 3 दिन रिपब्लिकन कन्वेंशन जो है वो जारी रहेगा, और उसमें रिपब्लिकन पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का ऐलान करेगी, जो हम सबको पता है कौन है, और जो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके साथ नायब सदर कौन होगा या कौन होंगी, कैमला हैरिस होंगी या कोई और शख्सियत होंगी, या वो भी ऐलान इन्हीं दिनों में, वैसे कन्वेंशन के पहले ही दिन अनाउंस हो जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज शायद अनाउंस हो जाए कि ये ट्रंप कह भी चुके हैं एक दफ़ा कि मेरे जहन में एक नाम है, लेकिन वो अभी तक मिस्ट्री है कि वो कौन सा नाम उनके जहन में है, किसको, क्योंकि जाहिर है कि वो वही नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट, तो वही आगे अपना वाइस प्रेसिडेंट उनके साथ। तो वहाँ पर जो है वो रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन। अब ये रिपब्लिकन्स का जो कैंडिडेट, इसमें कोई आप ये देखें ना कि चूँकि वाइट हाउस में डेमोक्रेट्स बैठे हैं तो इसलिए रिपब्लिकन्स का पहले होगा, कन्वेंशन पहले हो रहा है। ये मतलब एक ट्रेडिशन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो पार्टी अंदर मौजूद होती है, तो यानी वाइट हाउस में मौजूद होती है, तो दूसरी पार्टी जो है उसका कन्वेंशन पहले होता है, और जो वाइट हाउस वाली पार्टी है उसका अगले महीने होगा, यानी अगस्त में। यानी जहाँ पर बाइडन होंगे या कोई बाइडन की जगह कोई दूसरा आएगा, वो अभी या वही होंगे, एक वहाँ पे एक बहुत सारे सवाल हैं। तो इसमें जो है वो आज वहाँ पे कन्वेंशन हो रहा है, और वहाँ पर ये कन्वेंशन उस वक्त हो रहा है जब जो प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो एक कातिलाना हमले से बचे, और वहाँ की मुकम्मल तौर पे जो सीक्रेट सर्विस है वो इस वक्त कटहरे में खड़ी हो गई आके। और कटहरे में इसलिए खड़ी हो गई है कि उन्होंने, पहली बात तो ये है कि वो बंदा जो है, वो जो 20 साल का 20 साल नौजवान जो है थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, ये थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जो है, ये पहली जो कल भी बात की थी, वहाँ पहुँचा कैसे, और ये इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुँच गया, और उसके बाद खुली छत, उसके बाद बहुत सारे फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी सर्विस का, जो सीक्रेट सर्विस का अपना एटीट्यूड है ना, जो उनका अपना, यानी ट्रंप ने अपने आप को बचाया है। जो पहली गोली लगी है, फिर दूसरी फायर हुआ है, फिर 3 आवाज़ें आई हैं, तो ट्रंप खुद नीचे बैठ गया है। मतलब वहाँ उसमें ट्रंप को बचाने में कोई जो है वो सीक्रेट सर्विस, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो ऐसे ही नहीं, मतलब बस वो ट्रंप जो है उसको फील हुआ है कि मेरे, अच्छा इसके ऊपर बड़ी जनाब वो वहाँ पे जो फिज़िक्स के और मैथमेटिक्स के, और वो स्पीड कितनी थी और कहाँ से बुलेट गई और क्या इम्कानात थे कि वो ट्रंप को लगी, और ऐसे तो वो चंद सेंटीमीटर जो है वो, ये जो कान है, यानी कान और जो दिमाग है उसके दरमियान चंद सेंटीमीटर्स का फासला है। तो वो बिल्कुल, अगर ट्रंप जो है वो
ज़रा सा भी वो हवा उसके बाल उड़ रहे ये साइड पे जैसे ज़रा सा भी होता तो सीधा गोली जो है यानी वो उसके सर में थी। वो बाल बाल ट्रम्प बचा है और ट्रम्प खुद बचा है। यानी ट्रम्प ने उस वक्त उसको फील हुआ अगर वो थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे होता तो मतलब वो बुलेट उसके सर में थी। अच्छा ये जो बंदा है तो उन्होंने वो मैथमेटिक्स फिजिक्स पूरा करके कि वो बिल्कुल बुलेट उसके ऊपर ही बिल्कुल स्नाइपर। अच्छा अब सवाल ये है, बहुत सारे सवाल हैं कि भाई ये इतनी बड़ी राइफल लेके वहाँ पे, चले राइफल्स तो वो तो असला लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के फंक्शन में इतना वहाँ पे कैसे उसने इतने सारी चेक पोस्ट क्रॉस की। लोग वहाँ पे कह रहे हैं वो आदमी छत पे बैठा है, वो छत पे बैठा है, उसको सीक्रेट सर्विस को नज़र ही नहीं आ रहा। सीक्रेट सर्विस खुद भी खड़ी है, वो एक दो लोगों के शॉट्स आ रहे हैं बाद में वो जो कि वो भी देख रहे हैं उसी तरफ मुड़ के। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। और ये जो नौजवान है ये पहले, अच्छा ये रिपब्लिकन है खुद। कमाल की बात यह है कि ये खुद, अगर तो होता ना डेमोक्रेट तो इस वक्त तो अमेरिका में पता नहीं क्या सूरत हाल होनी थी। ये खुद रजिस्टर्ड रिपब्लिकन यानी ट्रम्प की पार्टी का ही है, लेकिन इसने वोट कभी नहीं डाला। और ये जो वहाँ पे जो बटर स्कूल है उनका पार्क का, वहाँ से ये मैथमेटिक्स में सुना है ज़बरदस्त स्टूडेंट था। और जब इसने वहाँ से ये नर्सिंग होम के अंदर का काम भी करता था पार्ट टाइम, और बहुत ज़हीन, और इसके जो लोग हैं सारे इसके वो कहते हैं बहुत ज़हीन था, बहुत किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। और सबसे बड़ी बात ऐसे मौके पे होती है कि जब आप कातिल को बजाय इसके कि न्यूट्रलाइज करें, यानी उसको पकड़ लें, उसकी टांग में आगे पीछे कहीं उसको, मतलब इतनी बड़ी इनके पास तो पूरा, ये तो प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की एयर सर्वेलेंस होती है। देखें ना, प्रेसिडेंट अचानक पहुंच गए, इराक का दौरा कर लिया यूएस प्रेसिडेंट ने, उधर पहुंच गए, इनकी सर्वेलेंस बहुत सैटेलाइट से हर तरह से। अब वो बात ही है कि वो मतलब तो बच्चों की वाली हरकत है ना कि जी प्रेसिडेंट को सामने बंदा बैठा है और आपने उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, आपने उसको मार दिया, मतलब मार दिया। और अभी तक क्लू नहीं मिल रहा कि वो कौन था, उसके मोटिव्स क्या थे, कि वो क्या था। और वो उनके हाउस ने बुला ली है 22 तारीख को डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को, क्या कि बताओ कि भाई ये सवालों का जवाब दो। अच्छा अब इस चार्ज माहौल में, ये एक्सट्रीमली चार्ज है। प्रेसिडेंट बाइडन ने रात को स्पीच की और बड़ी उनकी एक मुनासिब स्पीच थी कि उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के अंदर जो है वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमें वायलेंस से दूर रहना है, इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं और हमें जो है वो लेकिन उनकी टीम को समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ गोली लगने के बाद ही, यानी ये गोलियां चली हैं जब से, लगी तो नहीं, कान पे लगी उनके, उससे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, लेकिन जो उनकी जो मीडिया और टेक्नोलॉजी की कंपनी है, सिर्फ उनकी जो वो कॉरपोरेशन है, सिर्फ उसके जो शेयर्स हैं वो 60% बढ़ गए हैं। ये मैं न्यूज़ वीक को कोट कर रहा हूँ सेकंड। 60% बढ़ने का मतलब ये है कि वो $3 बिलियन उसमें ऐड हो गए हैं ये पिछले 24 घंटों में। उसके शेयर्स शूट कर गए हैं बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रंप के। और ये जो है अब एक चार्ज माहौल है और वहाँ पर हर किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज इधर उधर, लेकिन ज़्यादा जो नज़ला गिर रहा है वो गिर रहा है जनाब कि इसके पीछे यहूदी साजिश है, ट्रंप को मारने के पीछे यहूदी साजिश है। ये अजीब वहाँ पे। और इसको मतलब मैं ये यरूशलेम पोस्ट को कोट कर रहा हूँ 9th के जो वहाँ पे चल रही हैं थ्योरीज, सबसे जो प्रोमिनेंट हैशटैग चल रहा है वो चल रहा है यहूदी, फिर नेतन्याहू के ऊपर, मतलब वो वहाँ पे कह रहे इन्होंने, मतलब ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं सारी। रिमेंबर ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो कि इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो लोग खड़े हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जूस ने किया, यहूदी साजिश। कोई डीप स्टेट कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो हर एक चार्ज माहौल है गुस्से में। और ट्रंप की स्पीच दोबारा ट्रंप ने लिखी है, जो भी स्पीच करेंगे आज, उनकी जो अहलियाँ हैं, मौजूदा अहलिया, तो वो तो जो हैं मिलानी है, वो तो स्पीच शायद ना करें, लेकिन उनके जो साहब उनके जो बच्चे हैं, अच्छा ये इवाना ट्रंप से हैं। इवाना ट्रंप जो हैं वो
1977 से 92 तक उनका अगर फैमिली ट्री देखें ना ट्रंप का, और पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, तो इवाना ट्रंप से इनके ये बच्चे हैं और उनसे सेपरेट इनको डाइवोर्स हो चुकी हुई है। तो ये जो डोनाल्ड जूनियर, एवंका, एरिक, ये सारे जो हैं ये उनसे तीनों बच्चे जो बड़े हैं ये वो, अच्छा जो बेटे हैं दोनों बड़े वो तो बिल्कुल राइट विंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना। अच्छा जो दूसरी इनकी अहलिया थी, जो पहली जो बेगम साहिबा थी, उन्होंने इस बुनियाद पे तलाक ले ली थी कि वो मार्ला मेपल्स के साथ उनके कुछ मामला चल रहे थे, तो बाद में उनसे भी डाइवोर्स हो गई। तो उनसे जो है एक साहबजादी है इनकी जिनका नाम है टिफनी, और फिर जो मौजूदा इनकी अहलियाँ हैं उनसे 2005 में शादी हुई इनकी। तो वो जो हैं वो उनसे जो बेटा है बैरन, ये तो छोटा सा बच्चा लग रहा है, ये अब 18 साल के हो गए हैं। तो ये जो हैं ये यानी आप समझें कि वो जो फर्स्ट लेडी हैं उनके वाहिद बच्चे बैरन हैं। बाकी जो 3 बच्चे हैं इनके जो नाम ज़्यादा सुनने में आता है, एरिक का या इवेंका का या जेरेड कुशनर जो उनका इवेंका का शौहर है, या बाकी सारे, तो वो जो उनकी वालदा हैं वो तो वालदा से डाइवर्स हो चुकी हुई है, और एक जो टिफनी, लेकिन इनके ताल्लुकात अच्छे हैं आपस में, क्योंकि वो टिफनी जो है वो एक कन्वेंशन को होस्ट वगैरह कर रही हैं, वो बाकी बच्चे वो तो फैमिली इनकी आपस में इनके बच्चे अच्छे ठीक ताल्लुकात हैं, कोई फटा शटा नहीं है। लेकिन यह है कि जो बच्चे हैं जो बेटे हैं वो राइट यानी दाएं बाजू की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं खुल के दाएं बाजू। तो अब यह है कि वो ट्रंप की भरपूर एक स्पीच, उन्होंने कहा दोबारा मैंने स्पीच लिखी और ये 1-2 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी कि वहाँ पर जो है वो उनकी वाइस प्रेसिडेंट कौन। अब दुनिया बड़ा एक इस वक्त जो है एक तलातुम सा बपा है पूरी दुनिया में, और इसी दौरान जो मैं दोबारा बात कहता हूँ कि अगली जियोपॉलिटिक्स जन्म लेगी गज़ा से। उस कत्ले आम को तो छोड़ सकते ही नहीं, तो वहाँ से पता चला कि वो कुछ 100 या 140 लोग शहीद कर दिए हैं, और वो मोहम्मद दैफ का किसी को नहीं पता कि वो मतलब वो उनके जो खलील हाय हैं उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त ये नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा वो सुन रहा है इस वक्त और हंस रहा है, मोहम्मद दैफ सुन रहा है एक बात और मुस्कुरा रहा है, तो उन्होंने कहा वो सुन रहा है, और एक ज़ाहिर हालात है इतनी शहादतें हैं तो मुस्कुराने का लफ्ज़ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वो सुन रहा है बात अभी तक। अब इशू ये है कि ये जो है ये इनको नहीं पता कि वो बंदा जो है वो निशाना लगा है या नहीं लगा, और ये जो है ये गार्डियन 6 लाइट आज डेडली वीकेंड ऑफ स्ट्राइक्स ड्रॉज कंडेमनेशन विद फेट ऑफ सीनियर हमास कमांडर अनक्लियर। किसी को पता ही नहीं है कि वो जो है वो उसका क्या बना, मोहम्मद दैफ किधर है, कहाँ पे क्या। अच्छा, और यहाँ पे जो डायलॉग है वो आगे चल रहा है, और डेविड लैमी जो है जो बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यानी फॉरेन सेक्रेटरी जो बरतानिया के हैं, उन्होंने पहला अपना जो दौरा किया है डेविड लैमी ने, वो उन्होंने दौरा मशरिक़ वस्ता का किया है, और वो महमूद अब्बास से मिले हैं, वो नेतन्याहू से मिले। उन्होंने कहा इमीडिएट सीज़ फायर 5.5 मिलियन पाउंड्स की एडिशनल एड, ठीक है। ये जो यूके चैरिटीज़ वगैरह बड़ी ज़बरदस्त उनकी, तो उन्होंने उसके एड का ऐलान किया, साथ ही का सीज़ फायर, हॉस्टेजेस वहाँ से छोड़े जाएँ, जो भी सीज़ फायर और एग्रीमेंट की तरफ आगे जाओ। तो वो ये मैसेज लेकर पहला दौरा उन्होंने यहाँ पे किया अपना जो नई गवर्नमेंट जो आई है। तो बात ये कि इतना कुछ हो रहा है, और हमारे पड़ोस में एक अजीब वाक़या हो गया, बहुत ही अजीब वाक़या, यानी एक जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, और इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि हम लोग यहाँ पे उसको जी ब्रेक के बाद जानते हैं, जब वक्त उसके बाद बात करें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर नवाज शरीफ साहब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, और जिससे उसी में ये तय ग़ालिबन हुआ है। मरी के वाले से खबरें आ रही हैं, लेकिन ये कि ये मेरा ख्याल है कि देखें जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी की तरफ से खुर्शीद शाह साहब, फ़रतुल्लाह बाबर साहब मुझे नहीं इल्म के वो पार्टी में हैं भी, लेकिन जो उनके कदावर शाह रहनुमा हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गई, और मुस्लिम लीग काफ ने भी कहा कि हमें भी नहीं पता। अच्छा, तो मतलब मुझे नहीं इल्म के ये कैसे होगा और मतलब पार्लियामेंट में जाएगी, इश्यूज़ कुछ बिल्कुल अलग हैं। इस वक्त जो वाहिद चीज़ आपको चाहिए वो स्टेबिलिटी और आपकी जो
जो सिक्योरिटी का ये ख़राब ना हो जाए। और सोशल अनरेस्ट जो फैल रहा है, ये फिर पेट्रोल बढ़ गया, ये वो, अभी कीमतें आनी हैं, अभी देखें ना, ज़रा सी कोई उस तरफ ध्यान हो, यानी आपने प्राइवेटाइज करना है, एलीट कैप्चर हुआ हुआ है मुल्क में, बहुत इश्यूज हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशान हाल हैं तो वो उनका तो वो कहीं है ही नहीं, किसी खाते में नहीं आ रहे। तो ये तो बहुत ही गैर संजीदा सी बात होगी अगर ये सोच आई भी है। तो वही मैंने कहा ना कि इससे मेरे ख्याल है रुजू करेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर उनको ये भी एहसास हो रहा है कि भाई अदालतें, लेकिन अदालतों का फैसला तो आप ये थोड़ी कि अदालतों का फैसला चलेगा पाकिस्तान, ये तो मैंने कहीं दुनिया में नहीं सुनी बात ये कि या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा या पाकिस्तान। अल्लाह ताला खैरियत से रखे, अदालतें भी चलें और हमारा जो है वो मुल्क भी खैरियत से रहे। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, बल्कि चलता ही कानून के ऊपर, आइन के ऊपर है मुल्क, अदल और इंसाफ भी तो चलता है, मुल्क उसी पे तो खड़े होते हैं। अच्छा, जो मैं साथ कह रहा था ना कि एक बहुत बड़ा वाक़या, एक तो ये कि वहाँ पर नहीं पता चला, नेतन्याहू ने एक इंतहाई भोंडी किस्म की दोबारा वो फंस गया है कि मैं कहाँ पे, मतलब अब क्या करूं भाई, मोहम्मद दैफ को यूएस में जाना है उसने, और वो वहाँ पे शायद उसने खिताब भी करना है वहाँ पे, उससे पहले वो वहाँ पे जो माहौल बना हुआ है इस वक्त, तो उसमें वो ईवान के अंदर जाता है नहीं जाता। उधर ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि मुझे ट्रंप आ गया तो मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रंप के साथ काम करने में, वो भी थ्रो अंडर द बस हुआ हुआ है वो ज़ेलेंस्की, दुनिया कहीं और इस वक्त इशूज़ में। जो मैं पड़ोस की बात कह रहा था वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो देखिए, हमारा बहुत करीबी दोस्त, पड़ोसी भी, दोस्त भी हमारा, आप समझें कि बहुत खूबसूरत लोग, बहुत खूबसूरत मुल्क नेपाल। अच्छा, नेपाल में जनाब वहाँ पर वज़ीर आज़म जो हैं वो फारिग हो गए और वो तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में फारिग हुए, और वो जो हैं वो पुष्पा कमाल दहल या उसका प्रचंदा, अच्छा ये फारिग हो गए हैं। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये फारिग हुए हैं तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, और वहाँ पर जो है वो दोबारा केपी शर्मा ओली आ गए। अच्छा, अब और उनके साथ जो है वो जाहिर है कि कोलिजन गवर्नमेंट है, तो उनमें वो द्योबा जो है वो भी पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, वो 5 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो 6 साल रहे हैं कुल इक़्तिदार में, मुंतखब 5 दफ़ा हुए हैं। ये मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी पॉलिटिकल क्या सिचुएशन वहाँ पर रही होगी। वो मुंतखब 5 दफ़ा हुए हैं लेकिन इक़्तिदार में 6 साल रहे हैं टोटल। अच्छा, ये जो जिनकी गवर्नमेंट गई है, ये जो हैं, जो पुष्पा कमाल दहल हैं, ये 6 साल तकरीबन, और इससे पहले जो केपी शर्मा ओली जो हैं वो 2 टर्म्स में, वो फिर आ गए तीसरी टर्म में, यानी अब उनकी 3rd टर्म स्टार्ट हो गई। लेकिन ये बहुत एक इशू इसलिए है कि वो ये प्रो चाइना है, मतलब इनका इमेज ही ये है कि ये प्रो चाइना है, और ये जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बनाना चाहते हैं नेपाल को, और ये जो है ये माओइस्ट और मतलब ये तीनों शख्सियात वैसे जो हैं, 2 का तो अलाइंस हुआ है ना आपस में, ये तीनों साबिक वज़ीर आज़म है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो असेंबली के अंदर चेंज आए, तो केपी शर्मा ओली जो कि चंद साल पहले चले गए थे वो दोबारा आ गए। ये प्रो चाइना है, और सबसे बड़ा जो अंदेशा है वो, अच्छा ये बहुत सारी जो जगह हैं इंडिया में उसके ऊपर ये क्लेम भी करते हैं कि नेपाल का हिस्सा है, यानी इनका वही नुक्ता नज़र है बॉर्डर्स के बारे में जो कि चाइना का है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो बरतानवी साम्राज्य यहाँ से छोड़ के चला गया, ही तो नहीं हमारा हिस्सा है, ये हमारे इलाके हैं। ये बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और बेल्ट एंड रोड का ना सिर्फ हिस्सा बनाना चाहते हैं बल्कि ये उस बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो आगे जाके सीपैक से कनेक्ट होती है। इनकी गवर्नमेंट आ गई नेपाल में, सार्क का मुल्क इंतहाई खूबसूरत मुल्क और इंतहाई प्यारे लोग, और हमारे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात उनसे। लेकिन और हमने वहाँ, पाकिस्तान ने कभी प्रो पाकिस्तान की तरफ से वो जो भी हुकूमत, पाकिस्तान ने कभी उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं किया, जो भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तान उसको हमेशा चाहता है कि उससे ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन इंडिया के लिए ये नेपाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ प्रो चाइना, प्रो इंडिया, प्रो चाइना, प्रो इंडिया का ही फड्डा पड़ा, रौला पड़ा हुआ। अब जनाब वहाँ पर वो केपी शर्मा ओली आ गए, और ये जो हैं ये एक ऐसे मरहले पे तब्दीली हुई है जो कि मेरा ख्याल है जिसके लिए शायद इंडिया
तैयार इसलिए नहीं था कि मालदीव, बांग्लादेश, उधर मणिपुर के मामला, बाकी जो उधर म्यांमार, आगे पीछे दाएं बाएं, और नेपाल की गवर्नमेंट का तो बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस ये इसको तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट भी किया, वो गिर गई गवर्नमेंट और बड़ी बुरी तरह गिरी। और वो दो, यानी अब आप सोचें ना कि दो साबिक वज़राए आज़म ने इत्तेहाद कर लिया और एक बड़ी कोलिशन बना के वो आ गए, और एक मुद्दत, मतलब ये जो बाकी मुद्दत है उसमें एक अरसा वो रहेंगे, दूसरा अरसा वो रहेंगे, देबो आएंगे, तो वो उन्होंने अलायंस बना लिया, ये गवर्नमेंट गिर गई। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इस पे बात हो रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन एक ट्रिकी काम था कि क्या ये गिरती है ये गवर्नमेंट या नहीं गिरती, तो वो गिर गई और आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया केपी शर्मा ओली ने। अच्छा, ये जो है तो इस मरहले पे ये एक बहुत बड़ा जो है, और चाइना में जाहिर है कि वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और वो अपना लिंक करते हैं माओ के चेयरमैन माओ के साथ और सब, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक मामला भी है कि वो कह चुके हैं कि भाई ये इलाके हमारे हैं, ठीक है, ये एक तो क्लेम कर चुके हैं बहुत से इंडिया के इलाकों, और तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। उसके साथ ही जो है वो ये अब आप देखें कि आज जो है ये जो मैंने आपसे बात की ना, नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेतन्याहू कहता है कि वो 100-150 जो है मार दिए मोहम्मद दैफ का, मुझे मतलब खुद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है कि मुझे नहीं पता कि वो निशाना बनाया, लेकिन ये कि बहरहाल ये एक मुश्किल काम है और फतह जो है वो हम उसके रास्ते बड़े दुश्वार होंगे और ये होंगे और वो होंगे और वो कत्लेआम जारी है। अच्छा, अब इसको हूथीज़ ने फिर जो वहाँ पे जो बंदरगाह है उनकी, फिर हूथीज़ ने वहाँ पे निशाना बनाए। मैंने कहा ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं रह सकती। जो बरतानिया के सेक्रेटरी है ना, फॉरेन सेक्रेटरी, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने, बड़ा आते ही देखें, सबसे पहले तो ये कि पहला दौरा ही उन्होंने यहाँ का किया। उन्होंने, हालांकि बहुत दुनिया में इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म है ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को कि मतलब है कि ब्रिटेन, मतलब वो यूके की जो चैरिटीज़ हैं और उनकी जो एड है और बाकी जो उनके मामला, लेबर पार्टी ने वैसे ऐलान भी किया होता कि हम पैलेस्टाइन को तस्लीम करने का ऐलान कर देंगे, लेकिन कब करेंगे ये उन्होंने नहीं कहा था, और जाहिर है कि करेंगे क्योंकि अब तो एग्रीमेंट पे जा रहे हैं ना आगे। तो उन्होंने कहा सीज फायर और ये 2 स्टेट सोल्यूशन, वो बात उन्होंने फिर इंडोर्स किया कि ब्रिटेन ने। पहले डेविड कैमरॉन थे, वो भी बड़े ज़बरदस्त चांस रखते थे, लेकिन अब ये है कि अब ये एक ऐसी जगह करेगा। लेकिन इसमें और एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, और ये हो गया कि अगले हफ्ते चाइना ने हमास और फतह और बाकी ग्रुप्स की क़यादत को और सीनियर रहनुमाओं को चाइना बुला लिया दोबारा। इससे पहले जब वो गए थे, यानी फ़लस्तीनी मुख्तलिफ ग्रुप्स के सीनियर रहनुमाओं को चाइना ने बुला लिया अपना, यानी दावत दे दी कि हमारे पास आ जाइए। चाइना मशरिक़ वस्ता में और मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में वो जो वैक्यूम जो कि, अच्छा अमेरिका भी नहीं चाहता कि वैक्यूम, लेकिन वो हो रहा है, वो खुद ब खुद हालात ऐसे हैं, तो अमेरिका को भी ये सीज फायर ये एग्रीमेंट अगर नहीं करवाते ना बाइडेन इंतजामिया, वैसे ही वो फारेगा। उस वक्त तक जो कुछ होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। इनके लोगों ने बड़ा अच्छी डिप्लोमेसी की है। मॉस ह्यूस्टन ने पूरी कोशिश की कि वो लेबनान के साथ, मतलब जो कर रहे हैं लोग, काम पूरा कर रहे हैं अपना। हम सोचें विलियम वंस ये एक चीफ लगा हुआ है कि किसी तरह से ये सीज फायर हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन नेतन्याहू। अच्छा, अब इशू ये है कि वो चाइना, अब इसको वैक्यूम, तो चाइना ने जनाब, और मैंने ये बात पहले की थी कि चाइना और रशिया के, इनके दोनों के ताल्लुकात हैं इसराइल से, ये दोनों तस्लीम करते हैं इसराइल को, इनके सफारत खाने हैं, लेकिन इन्होंने एक पोजीशनिंग ले ली कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। एक पोजीशनिंग ले ली ना, दो मुल्कों ने पोजीशन ली, एक बिल्कुल स्टेट पोजीशन, यानी P5 ममालिक में से कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, करारदादें, सारा कुछ। यहां तक हुआ कि उन्होंने कहा कि आप ये हूथीज़ को रोकें, उन्होंने कहा, चाइना ने कहा कि इशू नहीं, रशिया को रोकें, मतलब वो हूथीज़ जो है वो, लेकिन शिपिंग इसको हमने काबू करना है क्योंकि इसकी वजह से पूरी दुनिया की ट्रेड इफेक्ट हो रही है। लेकिन वो इशू ये गजा का ख़त्म हो इशू, और ये जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, अब मसला ये कि चाइना अब इसमें दरमियान में है। ये देखें, एक इतना तारीखी ये जो हालात हैं ना इस वक्त पूरे दुनिया के, इन हालात में अगर वो चाइना ने वो इनिशिएटिव ना लिया होता कि ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवाई होती, जिसके बाद
टर्की और सऊदी अरेबिया, अच्छा आज आज़रबाईजान की एम्बेसी बाकायदा तेहरान में ऑपरेट, खूबसूरत ये आपस में मामलात, टर्की इजिप्ट, उसके बाद जनाब टर्की सीरिया, ठीक है ना, मतलब ये सारे जो ममालिक हैं इनके आपस के वो एक ताल्लुकात इनके ठीक होने शुरू हो गए, जो कि अरब स्प्रिंग, सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग भी तो एक प्रोजेक्ट था ना जी उनका, कि भाई जमहूरियतें लाओ, तो जहां वो जमहूरियतें लाने के चक्कर में तो सत्यानाश हुआ है ना वहाँ उन मुल्कों का, बड़ा गर्क हुआ है। आपको पता है इस्लामी मुल्कों की सबसे बड़ी फौज कौन सी थी 1981 तक? सबसे पावरफुल फौज इराक की। अब तसव्वुर करें इराक की जो आर्मी थी, लेकिन फिर ये कि 8 साल जंग और ये और आखिर में जो कुछ हाल हुआ, तो अल्लाह ताला बचाए इस किस्म के हालात से। लेकिन ये है कि जो हमें ये देखना है कि हम इस वक्त ये मज़ीद अदम इस्तेकाम का शिकार ना हो। नवाज शरीफ साहब रब्ता करें, ख़ुद नहीं करना चाहते तो उनकी जो सियासी जो उनकी क़यादत है नंबर 2 पे या बाकी लेवल पे वो रब्ते करें, तहरीक इंसाफ के साथ बैठें। एयाज सादिक साहब बेहतरीन आदमी है, सादर उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है, पुरानी जो पहले जो मुज़ाकरात में वो बैठें, असद कैसर साहब हैं, रऊफ हसन है, जो भी इधर से पीटीआई के लोग सारे बैठे हैं, आपस में बैठ के मसले का हल निकालें। सिराजुल हक साहब का बयान भी है, उनको वो भी बैठ जाए, बाकी सारे सियासी क़यादत बैठे और इससे इस मामले से, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनको बिठाएं साथ, जो मतलब वो कहते पंचायत दे दें इनके हाथ में, शायद खान अब्बासी साहब के ठीक है ना, मतलब देखिए ना, मतलब मुल्क है, सबका मुल्क है ना, अभी ये तो कोई बात ना हुई, तो ये करके इसको, और आइन और कानून की अगर हम नहीं करेंगे, ये तो बात ही गलत है, ये इसका तो तस्वुर ही करना गलत है कि या अदालतों का फैसला चलेगा या पाकिस्तान का। अल्लाह खुदा का वास्ता, यानी क्या बात है कि मुल्क चलते ही अदालतों के फैसलों पे हैं, और आइन और कानून के ऊपर तो मुल्क चलते हैं, लेकिन वो आइन और कानून एक तरमीम दूसरी तरमीम, जो मैं बात करता हूँ वो करता हूँ कि कचूमा निकल गया ना, वो आइन खामोश हो गया, फिर आइन में तरमीम कर लो, फिर वो आया लो, तो बात ये सारी कि ये अच्छा, और जो भी कर लो आखिर में इंटरप्रिटेशन तो अदालतें करनी है। जिस जो आइन यहाँ फंस जाए जाके कि इलेक्शन का फैसला कैसे होगा, 90 दिन में होगा, देखिए ना वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा फाइज साहब के कहने पे हुआ, तो मसला ये है कि ये आइन खामोश हो जाता है, ठीक है ना। शेल है, शुड है, वुड है, कुड है, मतलब इसके ऊपर अजीब लिखा हुआ है उसमें, भाई क्या लफ्ज़ हैं यार, क्या बनाया, हमारी क्या गलती है उसमें, मतलब शेल है या विल है या शुड है या वुड है, हमें क्या भाई, लोग फंसे हुए हैं, पूरा मुल्क फंसा हुआ है इसमें, तो वो मतलब है कि इश्यूज देखें ना लोगों के क्या हैं इस वक्त, रोटी और बिल और जो सोशल अनरेस्ट, रोज़ खबर आती है, जो किसी बच्चे अपने ख़ानदान को ज़िबा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो सोशल अनरेस्ट तो और है, क्राइम तो और यूथ में और बाकी लोगों में, बेरोजगारों में बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से उस तरफ तवज्जो दें। ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, नेपाल, अमेरिकन इलेक्शंस, ये जो गजा के अंदर एक पूरी दुनिया यहाँ से जन्म लेगी ना, यूक्रेन की कहीं कभी तो होगा ना सीज फायर, और मेरे ख्याल से इससे पहले ही हो जाए तो बेहतर है, ट्रम्प के आने से पहले ही इलेक्शन जो भी रिजल्ट आता है वहाँ से, लेकिन ये है कि वो सीज फायर और ये जंगबंदी और 2 स्टेट की तरफ बढ़े, वरना ये मामलात खराब होके सबके हाथ से निकल जाएंगे। और ये आप देखेंगे कितना बड़ा चेंज आ गया नेपाल के अंदर, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त इंडिया कैसे उस पर रिएक्ट करेगा या किस तरह से उनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे, लेकिन ये बड़े इवेंट्स हैं जो हमारे उस पड़ोस में जन्म ले रहे हैं और बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रहे हैं, तो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।